अभी आप इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन देश अब समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। और ये बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह भी दी। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी लोगों के मन से इसका डर निकालने की कोशिश में लग गई और यूसीसी का विरोध करने वाले अपने अपने तर्कों से लोगों को डराने की कोशिशों में लग गए। लेकिन इन चर्चाओं के बीच आज उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गई है। राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर अभी तक उत्तराखंड सरकार सबसे ज्यादा गंभीर दिख रही है और इसके लिए सबसे तेजी से काम भी उत्तराखंड में हुआ है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने करीब 2,31,000 सुझावों के बाद कुछ खास बिंदुओं को इस फाइनल ड्राफ्ट में शामिल किया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिस तरह के नियम रखे गए, माना यह जा रहा है कि इस तरह के नियम पूरे देश के लिए बनाए जा रहे समान नागरिक संहिता में शामिल किए जाएंगे। लॉ कमीशन ने उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी से इस मामले पर बातचीत की है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि संविधान की 7वीं अनुसूची में ही राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें ही यह बताया गया कि किस विषय पर कौन नियम बना सकता है। इसके अंदर 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय है जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें संपत्ति, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और बंटवारे से संबंधित नियम इसी सूची में शामिल है। जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है तो इसे भी समवर्ती सूची के तहत बनाया जाएगा और उत्तराखंड के यूसीसी में इसमें शामिल किए जाने वाले 13 बिंदुओं के बारे में हम आपको अब बताना चाहते हैं। उत्तराखंड के लिए जो समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है उसमें यह कहा गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो शादी से पहले ग्रेजुएट हो सके। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और गांव के स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों के लिए तलाक का समान आधार रखा जाएगा। तलाक का जो आधार पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू किया जाएगा। फिलहाल अलग अलग पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग आधार तय किए जाते हैं। बहुविवाह पर रोक लगेगी, यानी एक पत्नी या पति के होते हुए दूसरी शादी पर प्रतिबंध होगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक जाता है। नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी शामिल होगी और अगर पत्नी दोबारा शादी करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में लड़के के माता पिता का भी हिस्सा होगा। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके बेसहारा माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी फिर पति की होगी। गोद लेने का अधिकार सभी को दिया जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। हलाला और इद्दत पर रोक होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए घोषणा पत्र जरूरी होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक वैधानिक फॉर्मेट होगा। माता पिता को सूचना दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर उनके अभिभावक चुनने की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों को उनके दादा दादी या नाना नानी को दी जा सकती है, कस्टडी ये दी जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है और बच्चों की संख्या निश्चित की जाएगी, वो 1 या 2 हो सकती है। ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता में इन बिंदुओं को शामिल किया गया है और यह माना गया है कि यह वो मुद्दा है जिनका समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होना जरूरी है। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में कई बातें भी हैं जिनको शामिल किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू करने की बात कही और अन्य राज्यों को भी पहल करने की उन्होंने अपील की है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं।
और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की तेजी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर देखकर विपक्ष और यूसीसी विरोधी एक्टिव हो गए। समान नागरिक संहिता को लेकर विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं। जैसा यह भी कहा जा रहा है कि यूसीसी के लागू होने से नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता हासिल है और कहा जा रहा है कि यूसीसी के आने से इसको लागू करना मुश्किल होगा। दक्षिण और उत्तर के राज्यों में हिंदू समाज में कई परंपराओं में विविधता है। जैसे उत्तर भारत में रिश्तेदारों में विवाह नहीं होते, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसे शुभ माना जाता है। इसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाज को संवैधानिक सुरक्षा दी गई है और अगर यह जारी रहेगा तो यूसीसी के बाद एकरूपता कैसे आएगी? अब सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का दावा है कि केंद्र सरकार सामाजिक सुधार के नाम पर अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों वाले नियम कानून लागू करने की कोशिश कर रही है। सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा, वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। वो जिस यूसीसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की एंट्री के बाद मैंने उसको कहा है कि ये यूसीसी नहीं रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहा, ये डीसीसी हो गया है, यानी डिवाइडिंग सिविल कोड बना दिया गया है ताकि देश के अंदर पोलराइजेशन की सियासत को एक बार फिर बढ़ावा दे करके और असल मुद्दों से जनता का ध्यान जो है बांटने के लिए, हटाने के लिए एक बार फिर पोलराइजेशन की सियासत का भारतीय जनता पार्टी सहारा लेने की कोशिश कर रही है। 18 के अंदर बाकायदा लॉ कमीशन ने बाकायदा लोगों से राय लेकर के अपनी राय दे दी और यही सरकार थी मोदी जी की जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी लगाया इसके लिए कि अभी फीजिबल माहौल नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उसका हवाला भी प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो उसको भूल गए, आज फिर नई बात कर रहे हैं। नई बात इसलिए नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, ये नई बात यह है कि एक बार फिर पुरानी राजनीति जो है डिवाइड एंड रूल की, उसको ला करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वैसे देखा जाए तो केंद्र के स्तर पर समान नागरिक संहिता बनाना और लागू करना आसान नहीं है। इसको बनाना और लागू करने के साथ साथ कई कानूनों में भी बदलाव करना पड़ेगा। आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 यानी 1869, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट। ये ऐसे कई नियम, ये वो कानून है जिस पर सीधे तौर पर समान नागरिक संहिता के नियमों का असर पड़ेगा और समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले इन कानूनों का हवाला देकर भी विरोध जता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार समान नागरिक संहिता के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को कई वर्ष पहले से ही खत्म करने की कोशिश करती रही है। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने यूसीसी में शामिल होने वाले 3 बिंदुओं की जटिलताओं को पहले ही खत्म कर दिया है। यह भी आपको समझना चाहिए। जैसे 3 तलाक को गैर कानूनी बनाया गया, सभी धर्मों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र को एक समान रखने का विधेयक तैयार हो चुका है जो संसद की स्थायी समिति के पास है। विवाह के पंजीकरण के बारे में आंशिक कदम उठाया जा चुका है और इसके तहत सभी धर्मों के अप्रवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। हम लोगों ने भी कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं।
क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपनी धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है नहीं करने देंगे? पारसी करना चाहता है नहीं करने देंगे? कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया बहनों भाई। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर आप कहें कि नहीं, मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा रहनी चाहिए, बहुविवाह रहना चाहिए, मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए राजद, जदयू, कांग्रेस के लोग और हाय तबाह मचा रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूँ और मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला, मुद्गल और बाकी मुकदमों में कहा है कि ये अलग अलग नागरिक संहिताएं ठीक नहीं है। जब क्रिमिनल लॉ एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक सा है, कमर्शियल लॉज एक से है, बैंकिंग लॉज एक से हैं, तो केवल परिवार के बारे में यह अपवाद क्यों हो? समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने जब कल अपने विचार रखे, तो इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम संघ की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं दी गई। और समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने जब अपने विचार रखे, तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे ज्यादा परेशान नजर आया। AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजल उर रहीम मुजद्दीन के मुताबिक देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा, इसे प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को रोकना ही असली उद्देश्य है। AIMPLB के समान नागरिक संहिता का उन्होंने विरोध जताया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ये कानून देशहित में नहीं है। वैसे समान नागरिक संहिता इस देश की जरूरत है और ये देश के हर वर्ग, धर्म, जाति के लिए कुछ मुद्दों पर समान नियम की बात करता है, जिससे पूरे समाज में एक रूपता आएगी। बहुत से लोग समान नागरिक संहिता का विरोध केवल ये मासूम सा तर्क देकर करते हैं कि भारत सर्वधर्म समभाव और अनेकता में एकता वाला देश है। यहां पर धार्मिक परंपराओं में विविधता है, इसलिए उनका मानना है कि समान नागरिक संहिता जैसा कानून इस सामाजिक ढांचे को खराब करेगा। अगर हम समान नागरिक संहिता के कुछ खास टॉपिक को उठाएं, तो इसमें शायद कुछ भी गलत ना लगे। जैसे समान नागरिक संहिता में शादी की एक निश्चित उम्र सीमा तय की जा सकती है, जो सभी धर्मों पर लागू होगी। अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष है, जबकि वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़कियों की शादी की उम्र मासिक धर्म की शुरुआत के बाद मान ली जाती है। इसी तरह से लड़कों की शादी की उम्र 13 से 15 वर्ष के बाद मान ली जाती है। अब आप हमें बताइए, एक देश में दो अलग अलग समुदायों के लिए उम्र की, शादी की उम्र में इतना फासला क्यों है? यह अंतर क्यों है? अगर हम परंपराओं के नजरिए से अलग होकर देखें, तो क्या 12-13 वर्ष की उम्र की बच्ची की शादी होनी चाहिए? क्या ऐसे नियमों का पालन इसलिए होना चाहिए क्योंकि पुरातन धार्मिक नियम ऐसा कहते हैं? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर यूसीसी का विरोध करता है, तो क्या वो बाल विवाह का समर्थन नहीं कर रहा है? वर्ष 1929 में बाल विवाह को कानूनी तौर पर पहली बार प्रतिबंधित किया गया था, बैन किया गया था। और भारत में भी बाल विवाह कानून के तहत दोषियों को 2 वर्ष की सजा हो सकती है। ऐसा विवाह भी गैर कानूनी घोषित किया गया था, यानी ऐसी शादी को गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन यह नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करने वालों पर लागू नहीं होता है। क्या यह सही है कि एक देश में बाल विवाह जैसे मुद्दे पर 2 अलग अलग नियम बना दिए गए, 2 बिल्कुल भिन्न भिन्न नियम? इसे आप देश की विडंबना कहिए कि शादी को लेकर 2 अलग अलग समुदायों के लिए देश का कानून अलग तरीके से व्यवहार करता है। जैसे
अगर कोई 24 वर्ष का हिंदू पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह और संबंध रखने का दोषी हो तो उसे बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। ठीक यही अगर कोई 24 वर्षीय मुस्लिम पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़की से विवाह और संबंध रखता है तो उस पर ना बाल विवाह अधिनियम लागू होगा, ना ही पॉक्सो लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से यौन परिपक्वता यानी कि प्यूबर्टी की अवस्था में एक मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। यही नहीं, लड़का लड़की की आपसी सहमति की सूरत में भी उस पर पॉक्सो नहीं लगेगा। यह भिन्नता है, यह असमानता है। ठीक इसी तरह से माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता में बहुविवाह पर रोक लगेगी, यानी एक व्यक्ति कई महिलाओं से शादी नहीं कर पाएगा, ना ही एक महिला कई पति रख पाएंगे। लेकिन हम आपको अब इससे जुड़ा एक रोचक तथ्य भी बताने जा रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुविवाह प्रतिबंधित है, यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि एक मुस्लिम पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, यानी वो 4 शादियां कर सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट यह है कि एक मुस्लिम महिला 4 मुस्लिम पुरुषों से शादी नहीं कर सकती है, यानी वो एक साथ 4 पति नहीं रख सकती है। अब अगर इसमें कोई ये तर्क दे कि धार्मिक परंपराओं के तहत ऐसा किया जा रहा है, तो क्या ऐसा नियम आपको नहीं लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए? अगर इस नियम को धार्मिक जरूरत भी मान ले तो क्या यह महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? क्या इस नियम के तहत पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए? केवल शादी से जुड़े नियम ही नहीं, तलाक से जुड़े नियम भी अलग अलग समुदायों के पर्सनल लॉ में अलग अलग हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने वैसे तो 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ कुछ न्याय किया है, लेकिन तलाक के बाद हलाला और इद्दत से नियमों के लिए भी समान नागरिक संहिता आना जरूरी है। ऐसा क्यों है? इससे जुड़ा एक रोचक तथ्य भी आज आपको बताते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें तलाक के बाद पुरुष और महिला कहीं भी अन्य जगह तुरंत विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तलाक होने के बाद आमतौर पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर हम केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो 3 बार तलाक कहकर महिलाओं को तलाक देने की कुप्रथा कानून बनाकर समाप्त तो कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के बाद महिला अगर दोबारा अपने पति से विवाह करना चाहे, उसी पति से जिसे तलाक दे दिया है, तो उससे पहले उसे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह और संबंध रखने होते हैं, जिसे हलाला कहा जाता है। और विडंबना यह है कि ये नियम केवल मुस्लिम महिलाओं पर ही लागू होते हैं, ये पुरुषों पर लागू नहीं होते हैं। अगर कोई पुरुष अपनी तलाकशुदा पत्नी से दोबारा विवाह करना चाहे तो इस केस में भी महिला को ही हलाला से गुजरना पड़ता है, पुरुष को कुछ नहीं करना होता। क्या महिलाओं के साथ यह भेदभाव नहीं है? इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में इद्दत का एक नियम है। इद्दत वो नियम है जो किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद महिलाओं के लिए बनाया गया है। नियम के मुताबिक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद कुछ समय तक एकांतवास में रहना होता है। इस नियम के तहत मुस्लिम महिला पति की मृत्यु या तलाक हो जाने के करीब 40 दिनों तक किसी अन्य के साथ विवाह नहीं कर सकती। यही नहीं, अलग अलग परिस्थितियों में यह समय सीमा बढ़कर 1 वर्ष तक की हो जाती है, जबकि इद्दत जैसा नियम मुस्लिम पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है। यहां भी इस नियम को बनाकर महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी स्थिति है। हम यहां आपको यह भी बता दें कि हम सभी धर्मों और उनकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा दिल से सम्मान करते हैं। यहां इस तरह के उदाहरण देकर हम यह बस समझाना चाहते हैं कि समय के साथ साथ सामाजिक रूप से बदलाव की जरूरत सभी को है। बाल विवाह और सती प्रथा जैसे नियम किसी दौर में समाज की मान्यताओं का प्रतीक थे। उस दौर में सती होने वाली महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन इस समय और समय के साथ लोगों को यह एहसास हुआ कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर उसकी पत्नी का जान दे देना कोई दैवीय प्रथा नहीं है, बल्कि आत्महत्या के समान है। यह ऐसी कुप्रथा है जिसको समाज ने धीरे धीरे नकार दिया।
आज सती प्रथा जैसी कोई घटना नहीं होती है और बाल विवाह जैसे मामलों में कानूनी रूप से सजा मिलती है। सामान्य नागरिक संहिता देश के नागरिकों के लिए बनाए जाने वाला एक ऐसा नियम होगा जो सभी समुदायों के पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करेगा। और यकीन मानिए आने वाले भविष्य में सभी इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और इस बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा भी बनेंगे। अब ऐसी तस्वीर को अगर आप देखते हैं कि कुछ विरोधाभासी सुरों के साथ बुलंद किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि यह दरअसल सामाजिक ताने बाने को खराब करने की एक कवायद है, तो इसके पीछे की मंशा को आप बखूबी समझ सकते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम सच्चाई से जरूर बाखबर कर दें। जी न्यूज़।